ग्रामर की तरफ, ठीक है। तो हस्बे वादा चीजें करके चलेंगे। द मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, गॉट इट, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा यही वाली स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है ना जिसपे मैं हूँ इस वक्त, ठीक है। अब आपके सामने, अब मैं वर्ड्स एक एक करके आपके सामने लाऊंगा और उनको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमारे सामने आ रहा है ये, हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही और ये वर्ड आपके सामने आ रहा है और वर्ड है बेटर। जी जनाब। अच्छा, अनम्यूट, ठीक है। हाँ जी, हाँ, स्टार्ट माय वीडियो, ठीक है। ये आ गया। अब स्क्रीन शेयर करनी है, हो गई शेयर। अच्छा जी, ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके सामने। स्क्रीन पर देखिएगा वर्ड लिखा हुआ आ रहा है बेटर, और बेटर के लिए 4 ऑप्शंस भी लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं इस वर्ड के मीनिंग एक्सप्लेन कर दूं आपको। देखिए जनाब, आपने एक वर्ड शायद पढ़ा हो, हाँ, इसका स्नैपशॉट ले लें भाई, इस वर्ड का स्नैपशॉट ले लें। जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है इसका स्नैपशॉट ले लें, ताकि फिर मैं वापस बोर्ड पर आऊं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं वापस आ गया हूँ बोर्ड पर, आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा, वैसे भी रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको मिल जाएगा ये। बेटर, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, बहुत कॉमन वर्ड है, बैटरी। बैटरी के मीनिंग क्या है? वर्ड बैटरी, जल्दी से मुझे रिप्लाई कीजिएगा अपनी चैट में। बैटरी के क्या मीनिंग समझते हैं आप? बैटरी के मीनिंग क्या है? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, जल्दी से रिप्लाई करें। वर्ड बैटरी के मीनिंग क्या है? नो आइडिया। हाँ जी, आप सुने, आप समझ रहे होंगे बैटरी वो वाली बैटरी है जिससे बिजली बनती है, ऐसा नहीं है। देखिए पुराने वक्तों में इस तरह की एक चीज इस्तेमाल होती थी, शक्ल देखकर आप पहचान जाएंगे मैंने क्या बनाया है। हाँ जी, शक्ल से कुछ अंदाजा हुआ क्या बनाया मैंने? इसमें से गोला निकलता था, बहुत तेजी से दुश्मन की तरफ जाता था। इसको कहते हैं तोप। क्या कहते हैं? तोप। तो बैटरी कहते हैं तोप को। पुराने वक्तों में जो तोपें इस्तेमाल होती थी जंग में, इनको कहते थे बैटरी या कैनन, ठीक है, बैटरी या कैनन। अच्छा, इसको बैटरी क्यों कहते थे? क्योंकि दुश्मन किले में छुप जाता था और दुश्मन को किले से निकालने का तरीका ये होता था कि तोप के जरिए लोहे के गोले एक के बाद एक बार बार दुश्मन के किले की दीवार पर बरसाए जाते थे, रिपीटेडली। एक वक्त आता था जब वो किले की दीवार आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होकर गिर जाती थी और फिर किले में हल्ला बोल दिया जाता था। तो इस तोप को बैटरी इसलिए कहते हैं कि बैटर का मतलब होता है टू स्ट्राइक रिपीटेडली, स्ट्राइक रिपीटेडली। और बैटरी के थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं? यू स्ट्राइक रिपीटेडली, है ना। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल भी सुन लें।
जब आप घर में, जो लोग बेकिंग वगैरह जानते हैं, मैं वैसे बेकिंग और कुकिंग का एक्सपर्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आप बेकिंग करते हैं, केक बनाते हैं, तो थोड़ा-सा मैदा लेते हैं, फिर उसमें 1 अंडा डालते हैं, फिर 1 चमचा बटर, है ना? उसके बाद फिर ब्राउन शुगर, फिर 1 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, हाफ टेबल स्पून ऑफ जिसे हम कहते हैं बेकिंग पाउडर। एक एक सोडा होता है, एक बेकिंग पाउडर होता है, 2 अलग चीजें हैं, वो डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 1 चमचा लेते हैं और जोर-जोर से क्या करते हैं, फेंटी लगाते हैं उसको, फेंकते हैं, मुस्तकिल फेंकते हैं। तो इस फेंटी लगाने को बैटरिंग कहते हैं। और जो चीज आखिर में तैयार होकर सामने आती है, उसे आप कहते हैं कि बैटर तैयार हो गया है, अब इसे ओवन में रखना है। तो बैटर उसे भी कहते हैं, बिकॉज यू स्ट्राइक इट रिपीटेडली विद द स्पून, है ना? तो स्ट्राइक रिपीटेडली को कहते हैं बैटर। अगर किसी का दरवाजा है, आपने नॉक किया है, बजाया है, ठक 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 ठक, तो ये तो नॉक करना हो गया, है ना? जोर से हाथ मार दिया तो रैपिंग द डोर, रैपिंग एट द डोर, नॉकिंग एट द डोर, रैपिंग एट द डोर। लेकिन आप दोनों हाथों से धड़ 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 बजाना शुरू कर दें, तो फिर वो क्या कहेगा, व्हाई आर यू बैटरिंग द डोर? तुम दरवाजे को क्यों पीटे जा रहे हो? तो आपने पीट डाला बुरी तरह से दरवाजे को, तो अब ये बैटरिंग हो गया। अब ये नॉकिंग एट नहीं है, अब ये रैपिंग एट नहीं है, अब ये क्या है, बैटरिंग है। तो बैटर का मतलब होता है स्ट्राइक रिपीटेडली। चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन मौजूद होगा इंशाल्लाह, उसको क्लिक कर दिएगा। और एक बात, मैंने यहाँ एक वर्ड और लिखा है बैटरी के लिए, तोप के लिए, कैनन। ये याद रखिएगा, आगे एक वर्ड और आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है, अब देखिएगा। हाँ जी, और जब स्क्रीन आपके सामने आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बैटर के बाद नेक्स्ट वर्ड आ गया है बाइकैमरल। बड़ा मजेदार वर्ड है भाई। इसमें मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं इस वर्ड को। बाइकैमरल, देखिए, एक वर्ड है कैमरा, किस लैंग्वेज का वर्ड है? बेसिकली दिस वर्ड इज एन इटालियन वर्ड। अतालवी जुबान का लफ्ज है, इटालियन लैंग्वेज का, ठीक है, कैमरा। अच्छा, इटालियन लैंग्वेज से एक मर्तबा ये गया इंग्लिश में, इटालियन से। सेकेंड टाइम ये इटालियन लैंग्वेज से गया फ्रेंच में, और फ्रेंच से घूम कर आया इंग्लिश में, ठीक है ना? और इटालियन से ही ये गया पर्शियन में, और पर्शियन से घूम कर आया उर्दू में। आप देखते जाइए आप, तो वेरिएशंस क्या होंगे जरा गौर कीजिएगा। ये जो वर्ड है कैमरा, जब इंग्लिश में आया तो एज इट इज आ गया कैमरा, इंग्लिश में भी आप कैमरा कहते हैं। लेकिन यही वर्ड जब फ्रेंच में गया, तो फ्रेंच में जाकर ये बना शामरे, शामरे। और शामरे से जब इंग्लिश में आया तो ये बना चैम्बर। थोड़ी सी वेरिएशन आ गई और ये बन गया चैम्बर। और पर्शियन से उर्दू में जब आया तो ये कैमरा था, जो घूमकर जब उर्दू तक पहुंचा तो ये वर्ड बन चुका था कमरा। असल में जो हम उर्दू में वर्ड यूज करते हैं कमरा, ये इटालियन लैंग्वेज से माइग्रेट करता हुआ उर्दू तक पहुंचा है। असल वर्ड था कैमरा, ठीक है? तो कैमरा कहते हैं कमरे को। अच्छा, मगर हम तो कैमरा उसे कहते हैं जिसपे मूवी बनाते हैं या जिसपे फोटो खींचते हैं। तो सुने गौर से, पहले ये भी पूरा कमरे के बराबर होता था। बड़ा सा कमरा होता था जिसकी चारों दीवारें, छत और फर्श ब्लैक होते थे, काले। आपकी फोटो खींचनी है, आपको लाके बैठाया जाएगा उस कमरे में, और एक फ्लैश लाइट के साथ एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी जाती थी। और फ्लैश लाइट को जब फ्लैश किया जाता था, तो रिफ्लेक्टर्स के थ्रू वो लाइट पूरी आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होती थी। तो आप क्योंकि बैठे हुए होते थे, तो आपकी बॉडी से, आपके चेहरे से जब लाइट टकरा कर पलटती थी, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर उसके ट्रेसेस आ जाते थे। और बाकी जो एक्स्ट्रा लाइट होती थी वो ब्लैक कलर में एब्जॉर्ब हो जाती थी। आपको मालूम है,
ब्लैक कलर की खूबी ये होती है कि वो हर किस्म की रोशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाता है ये फिनोमेना फिजिक्स की लैंग्वेज में। फिर इस कमरे को आहिस्ता आहिस्ता छोटा किया गया, तो एक डार्क रूम फोटोग्राफी की इस्तिलाह है डार्क रूम, क्योंकि फोटोग्राफ जब डेवलप किए जाते हैं तो एक डार्क रूम में किए जाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डिप करके। तो पुराना तरीका है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का। तो फिर वो सिलसिला चला, उसके बाद इसको छोटा कर दिया गया, पिन होल कैमरा, एक छोटा सा खाना बना दिया गया, ब्लैक कलर का कमरा, अंदर से ब्लैक होता है वो, उसमें एक पिन होल होता है, उसमें से लाइट गुजरती है। फिर वो और सुकर कर हो गया इलेक्ट्रॉनिक कैमरा। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कैमरा देखा हो जिसके अंदर रील लगती है, पूरा रोल लगता है ना कैमरा, पुराने हमारे जमाने में इस्तेमाल होता था, उसको खोल के कभी देखें, अंदर से एक एक चीज ब्लैक होती है, पूरा ब्लैक होता है, क्योंकि वो डार्क रूम जो है उन्होंने छोटी सी जगह में बना दिया, बहुत बड़े कमरे में होता था वरना, ठीक है ना। तो कैमरा ही वर्ड है इटालियन उसके लिए, बेसिकली वो कमरा ही हुआ करता था जो आप छोटा सा सुकड़ कर इतना हो गया, ठीक है ना। सारे जदीद दुनिया की तरफ जा रहे हैं तो हर चीज सुकड़ रही। तो कैमरा, अब कैमरा का मतलब कमरा या चैम्बर, चैम्बर भी कमरे को कहते हैं, ठीक है ना। ऑफिस, रूम, रूम को कहते हैं। अब यहां पर जो वर्ड है बाई कैमरल, तो इसमें बाय का मतलब क्या होगा? बाय का मतलब होता है टू, और कैमरल एडजेक्टिव बन गया एल लगाकर कैमरल, तो हैविंग रूम्स या चैम्बर्स, यानी हैविंग टू चैम्बर्स और हैविंग टू रूम्स, ठीक है भाई। इसको कहते हैं बाई कैमरल। मैं कैमरा की एक और एग्जांपल दे दूं, अक्सर और बेशतर टेलीविजन पे न्यूज आती है, इन कैमरा मीटिंग, डॉन में भी आता है ना इन कैमरा मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इन कैमरा मीटिंग हुई। इन कैमरा मीटिंग का मतलब होता है बंद कमरे का इजलास, यानी उसमें और कोई नहीं आ सकता, सिर्फ ये दोनों बैठेंगे, कमरा बंद होगा और उसमें मीटिंग होगी, तो कमरे को कहते हैं कैमरा, इन कैमरा मीटिंग, ठीक है। ये ईडीएम इस्तेमाल होता है इन कैमरा। इन कैमरा का मतलब होता है प्राइवेटली विद इन अ रूम, ठीक है, नोबडी कैन एंटर इट, तो ये है। तो बाई कैमरल का मतलब है हैविंग टू चैम्बर्स। वी आर गोइंग टुवर्ड्स द थर्ड वर्ड। हाँ जी, तीसरा वर्ड देखिए जो आपके सामने आ रहा है अब। जी, बाई कैमरल हो गया। अब वर्ड है कैननेड। अभी मैं पढ़ाते हुए आपको बताया था कैनन के मीनिंग, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन चूज करना, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। कैननेड। अब कैनन जो है, मैंने बताया था इसमें से रूट निकाल लेंगे आप, ठीक है ना। वर्ड बिल्डिंग के फॉर्मूले से आप यहाँ से रूट निकाल लेंगे और सफिक्स को छोड़ देंगे। तो रूट क्या है? कैनन, कैनन का मतलब क्या होता है? बैटरी, तो गन, है ना। तो कैननेट का क्या मतलब होगा? यानी गोलाबारी करना। कैननेट का मतलब होता है गोलाबारी करना, ठीक है ना, यानी कंटिन्यूअस गन फायर, कंटिन्यूअस गन फायर। इसका ऑप्शन आपके सामने मौजूद था। अब आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है अब, सीजेरियन। ये वर्ड बहुत सुनने को मिलता है अमूमन, और ये देखिए इसमें रूट वर्ड ये है सीजर, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, सीजर, और इसमें लगा है EAN, सीजेरियन। तो सुने, जूलियस सीजर, ये नाम है, प्रॉपर नाउन है किसका? जूलियस सीजर। जूलियस सीजर was the Roman emperor, रोम का बादशाह था। 110 BC में पैदा हुआ था और 49 BC में इसका इंतकाल हो गया। 110 कबलस मसीह में पैदा हुआ था और 49 कबलस मसीह में ये मर गया था।
इसकी पैदाइश से एक अहम वाकया मंसूब किया जाता है जो झूठा है। डिक्शनरीज में भी लिखा है कि ये वाकया झूठा है, मगर जूलियस सीजर के नाम से मंसूब किया जाता है। क्या वाकया है? जब रोमन उरूज सीजर अच्छा 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 हो गया। अच्छा, इंटरनेट कभी कभी स्लो हो जाता है, तो डोंट वरी। तो जूलियस सीजर का जो बाप था, जो बादशाह वक्त था उस वक्त, जूलियस सीजर की पैदाइश से कुछ दिन पहले उसे लोगों ने मशवरा दिया, ठीक है ना। उसे मशवरा दिया, जो उसके दरबार के खास सूट सेयर्स थे, यानी नजूमी थे। उन्होंने ये कहा कि अगर इस पैदा होने वाले लड़के की पैदाइश फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर होगी, जैसे हिंदुओं के यहाँ कुंडली और मुहूर्त वगैरह निकाला जाता है, इस तरह से अगर इस टाइम पर हुई तो बहुत अच्छा शुगुन होगा और पूरे रोमन एम्पायर को तरक्की मिलेगी, और फिर अगर इसके बाद हुई तो फिर वो इंतहाई खतरनाक होगा रोमन एम्पायर के लिए। तो चूंकि उस जमाने के लोग इल्म नजूम वगैरह पर बिलीव करते थे, इसलिए इंतजार किया गया। और जब वक्त आया, हाँ, एक वक्त आया कि जूलियस सीजर की पैदाइश की जो घड़ी, जो वक्त बताया गया था नजूमियों ने, उस वक्त जूलियस सीजर की पैदाइश नहीं हो पा रही थी। तो बादशाह वक्त ने हुक्म दिया था कि जूलियस सीजर की माँ के पेट को काट दिया जाए, और इस जालिमाना तरीके से जूलियस सीजर की पैदाइश हुई, क्योंकि उस जमाने में ना तो कोई एंथीजिया एनेस्थीजिया का तरीका मालूम मौजूद था, ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते थे, ना कोई एंटीबायोटिक्स, ना कोई और तरीका, ना कोई ब्लड को रोकने का तरीका होता था। लिहाजा उसकी माँ मर गई और जूलियस सीजर यूं पैदा हुआ। तो इसलिए इस तरीके से आज के दौर में जब सर्जिकल ऑपरेशन के जरिए जो बच्चे पैदा होते हैं, तो इस सर्जिकल ऑपरेशन को सीजरियन कहा जाता है। उस सीजर का मतलब SCISSOR, पैंची वाला सीजर नहीं होता, जूलियस सीजर वाला सीजर होता है। सीजेरियन इज अ सर्जिकल ऑपरेशन। अच्छा, ये वाकया झूठा है, डिक्शनरी में भी लिखा हुआ है कि ये गलत मंसूब किया जाता है। असल वाकया ये जो है जिससे मंसूब करना चाहिए था, वो हिंदुस्तान की तारीख में हिंदू मत से भी पहले की एक शख्सियत गुजरी है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी पैदाइश ऐसे हुई थी, वो भी ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन चूंकि डिक्शनरीज में जूलियस सीजर के नाम से मंसूब किया गया, इस वजह से हम उसको सीजेरियन ही कहते हैं। तो सीजेरियन के मीनिंग है सर्जिकल ऑपरेशन, ठीक है। वाकया मैंने पूरा बता दिया है। अब सीजेरियन का नाम सुनकर पैंची दिमाग में नहीं आएगी, क्योंकि पैंची की स्पेलिंग तो होती है SCISSOR, तो वो वाला वर्ड नहीं है, ठीक है। ये सीजर, जूलियस सीजर वाला सीजर है, पैंची वाला नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है अब। हाँ जी, सीजेरियन के बाद अच्छा नहीं है कोई वर्ड अभी, तो हम ग्रामर की तरफ आए, है ना। चले, अब यहां तक तो हमने वोकैबुलरी को लेकर आना था आज। ये प्री प्लान था हमारा कि जनाब यहाँ तक ग्रामर को लेकर आएंगे, इसके बाद फिर हम लेकर आएंगे आगे, यहाँ तक वोकैबुलरी को लाएंगे, इससे आगे फिर ग्रामर को लेकर चलेंगे। तो आज की ग्रामर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम आपसे बात की थी ग्रामर में हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हम जो करेंगे, अब चूंकि एप्टीट्यूड की क्लास है, और एप्टीट्यूड की क्लास में सबसे पहले जो चीज स्टार्ट, मैं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव से तो स्टार्ट नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब को कंप्लीटली डिफाइन किया है, और प्रपोजिशन को भी। तो बजाय इसके कि मैं वही चीज यहाँ रिपीट करूँ तो आपका टाइम वेस्ट होगा। हाँ, मैं बात शुरू करूंगा कहाँ से, मैं बात शुरू करूंगा यहाँ से।
और आपके काम की चीज अब आ रही है यहाँ, टेंस सिस्टम। ठीक है, और हमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स करने हैं, जो मैंने लास्ट टाइम एक एक्सरसाइज आपको दिखाई थी और उसे सॉल्व भी करवाई थी, और आपको बताया भी था कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सेंटेंस करेक्शन और स्पॉटिंग एरर के। तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या टॉपिक्स करने पड़ते हैं। तो पहला टॉपिक जो हमें करना पड़ता है वो टेंस सिस्टम। ठीक है, टेंस सिस्टम में हमें टेंसेस नहीं पढ़ने होते, क्योंकि माशाल्लाह आप सब हजरात जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, नाइन्थ में, टेंथ में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में टेंसेस अच्छी तरह से करके आए हुए हैं। और अगर उसमें आपको फिर भी कोई डाउट है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर टेंसेस बहुत डिटेल में, एक एक टेंस के चार चार कॉन्सेप्ट डिटेल में मौजूद है। आप वहां से इस्तेफाजा कर सकते हैं, बजाय इसके कि मैं वही चीज यहाँ रिपीट करूं, तो आपका टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ठीक है, लिहाजा मैं अब डायरेक्ट टेंसेस के उस टॉपिक की तरफ आऊंगा जो स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस करेक्शन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, और जिसका जिक्र मैंने प्रीवियस क्लास में बार बार किया था, और बहुत से लोग व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ रहे थे कि सर वो जरूर करवाइएगा, और वो है टेक्निकल हिंट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन of the correct tense। हमें कैसे पता चलेगा, ये सवाल स्टूडेंट का पेटेंट क्वेश्चन होता है, सर हमें कैसे पता चलेगा। आप कितना ही पढ़ा लें, आखिरी सवाल स्टूडेंट ये करता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा। तो उसी का जवाब मैं आपके सामने लेकर, हमें कैसे पता चलेगा, तो कुछ ऐसे हिंट्स हमारे पास होने चाहिए, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे पास होनी चाहिए कि सेंटेंस चाहे 4 लाइन का हो या 5 लाइन का हो, उसको पढ़े बगैर मुझे ऊपर से देखते ही अंदाजा हो जाए कि यहाँ टेंस की फला एरर मौजूद है और यहाँ वो टेंस इस्तेमाल होगा जो यहाँ नहीं हुआ। तो ये आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, तो बहुत बेसिक आइडेंटिफिकेशन मैं पहले बता रहा हूं, और इसके बाद कॉम्प्लिकेटेड आइडेंटिफिकेशन की तरफ मैं जाऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसमें टेंस वाइज मैं बताता जाऊंगा किस टेंस को पहचानने के लिए कौन से टेक्निकल हिंट्स चाहिए। ठीक है, अब देखिए, नंबर 1 है हमारे सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं थोड़ा थोड़ा जबानी थोड़ा सा रिव्यू देता जाऊंगा ताकि आपको याद आ जाए किस टेंस की बात हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये बेसिकली होता क्या है तो आप जानते हैं, इसमें रिपीटेड एक्शन होते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्शन होते हैं, करंट इंफॉर्मेशन होती है, और स्टेट ऑफ बीइंग एट प्रेजेंट। ठीक है, चारों कॉन्सेप्ट यूट्यूब पर मेरे लेक्चर्स में मौजूद हैं, मैं यहाँ नहीं करवाऊंगा, वहां से आप डिटेल में देख सकते हैं, ताकि आपका टाइम बचे, बजाय इसके कि मैं इस क्लास में भी वही चीज करवाऊं जो मैं वहां करवा चुका हूँ, जबकि वो तो फ्री में अवेलेबल है आपके पास। ठीक है ना, स्ट्रक्चर बड़ा आसान होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर स्टेट हो तो स्टेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दैट इज आर एम। ठीक है, यानी अगर एक्शन की बात हो रही है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी एक्शन वर्ब की, और स्टेट की बात हो रही है, एक्शन की नहीं हो रही, तो फिर यहाँ फर्स्ट फॉर्म की जगह आएगा बी की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज आर एम। जैसे आई एम अ डॉक्टर, ही इज अ स्टूडेंट। ठीक है ना, अच्छा जी, और एक्शन वर्ब है तो आई ईट एन एप्पल एवरी डे, है ना, इस तरह से। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर 1, पहला तरीका, हम एडवर्ब के जरिए पहचान। एडवर्ब्स
शोइंग ऐसे एडवर्ब जो क्या शो कर रहे हो, रिपीटेड एक्शंस, जो रिपीटेड एक्शंस को शो कर रहे हैं, ऐसे एडवर्ब हमें बता देते हैं कि यहाँ जो टेंस इस्तेमाल हो रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। ठीक है, अब रिपीटेड एक्शंस का क्या मतलब है तो आप जानते हैं, मैं जबानी बता रहा हूं। रिपीटेड एक्शंस का मतलब होता है नंबर वन यूनिवर्सल फैक्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, these are all universal fact। साइंटिफिक फैक्ट वो भी यूनिवर्सल ही होते हैं। नंबर दो, हैबिट, अगर मेरी हैबिट है आई स्मोक सिगरेट्स, आई स्मोक अ सिगरेट, दिस इज माई हैबिट, ठीक है ना। आई कलेक्ट पोस्टल स्टैम्प्स, मैं डाक के टिकट जमा करता हूँ, तो ये मेरी हॉबी है, ठीक है ना। इसी तरह से हैबिट हो गई, हॉबी हो गई, रूटीन, ठीक है ना। आई अटेंड द क्लास एट 8:40 PM एवरी डे, तो दिस इज माई रूटीन, ठीक है। और फीलिंग, आई लव पाकिस्तान, I respect my elders, so these are the feelings or emotions whatever I have, right? तो ये सारी चीजें कहलाती हैं रिपीटेड एक्शंस। और इसमें कौन से एडवर्ब हैं जो रिपीटेड एक्शंस को शो करते हैं, वो सारे एडवर्ब आइडेंटिफिकेशन मार्क हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, लाइक दिस, ऑलवेज, अगर कोई काम हमेशा होता है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये तो हमेशा होता है, ठीक है ना। ऑलवेज, एवरी डे, अब देखो एवरी और डे के दरमियान मैंने स्पेस किया है, एवरी डे मिला के मत लिखना भाई, एवरी डे मिला के लिखोगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि आई एम वेयरिंग एवरीडे क्लोथ्स, मैंने तो रोजाना के कपड़े पहने हुए हैं, है ना, इन नॉट सम फॉर्मल ड्रेस, मैं किसी फॉर्मल ड्रेस में नहीं हूँ, इनफॉर्मल ड्रेस में, तो मैं क्या कहता हूँ, आई एम वेयरिंग एवरीडे क्लोथ्स, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ कि बिरयानी इज माई एवरीडे मील, कि बिरयानी तो मेरा रोजाना का खाना है, ठीक है ना। तो एवरीडे यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। और अगर एवरी और डे के दरमियान स्पेस लगा दिया जाए तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता है, एडवर्ब फ्रेज बन जाता है। इसका मतलब होता है हर रोज, ईच डे, ठीक है ना। इस पर पूरा लेक्चर है एवरीडे और एवरी डे पर, यूट्यूब पर मेरा लेक्चर मौजूद है, डिटेल में देखिएगा। ऑलवेज, एवरी डे, डेली, डे का एडवर्ब है डेली, ठीक है। और उसके बाद फिर यूजुअली, रेयरली, ठीक है, ऑफ्टन, राइट। और अगर मैं कोई रूटीन बताऊं, जैसे मैं कहूं इन समर, बस इन करो। विंटर, इन द इवनिंग्स, है ना, कि सर्दियों में ऐसा हो, शामों में ऐसा होता है, रातों में ऐसा होता है, तो दैट इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है जो ये शो कर रहे होते हैं कि सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी एक सेंटेंस एक बच्चे ने भेजा था, सर ये बताइए टेंस सही है क्या, शी सेड दैट आई वाज आई वाज रीडिंग अ बुक एवरी डे। मैंने बेटा एवरी डे के साथ आई वाज रीडिंग अ बुक नहीं आ सकता, आप कहें आई यूज्ड टू रीड, या आप कहें आई रेड, और प्रेजेंट में कह रहे हैं तो कहें आई रीड, ठीक है। इनडेफिनिट होना शर्त है। और अगर प्रेजेंट में है तो फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई रीड अ बुक एवरी डे, इफ इट इज योर हैबिट। और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट तो फिर इसका पास्ट बनता है आई यूज्ड टू रीड अ बुक एवरी डे, ठीक है ना। फिर यूज्ड टू आ जाता है इसका पास्ट में, राइट। तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ये, तो हर टेंस के मैं टेक्निकल हिंट्स इस तरह से आपको बताता जाऊंगा, कल की क्लास में मजीद बताऊंगा, ठीक है। और यूं हमारी क्लास जो है पहुंचेगी एक ऐसे मोड़ पर नेक्स्ट वीक तक, जहां हम डायरेक्टली सेंटेंस करेक्शंस और स्पॉटिंग एरर्स वाले वो क्वेश्चंस जिसमें टेंसेस की एरर्स हैं, वो आसानी से हम हल कर लेंगे। उसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करूंगा। कल मैं मजीद टेक्निकल हिंट्स लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। 8:40 मैंने टाइम इसलिए किया है कि अर्ली टाइम है, 10:30 बहुत लेट हो जाता है, ठीक है। तो
क्योंकि मेरी टीम 8:40 पे अवेलेबल होती है। आज जितनी आसानी से देखिए आप स्क्रीन ट्रांसफर हो रही थी, शिफ्ट हो रही थी, तो ये इसीलिए कि मेरी टीम मौजूद है। अदरवाइज मैं अकेला अगर होता तो ये मुमकिन नहीं हो सकता था। ठीक है ना? तो थैंक यू वेरी मच। मैं क्लास को यहाँ एंड करता हूँ। एनी क्वेश्चन, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप सेपरेटली, राइट? थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें।